वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आप कोई भी मंथली राशि सुनते हैं उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी खुद की महादशा अंतर या प्रत्यंतर दशा किन प्लैनेट्स की चल रही है, किन ग्रहों की है, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से आपकी महादशा में क्या चल रहा है। और ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि ग्रह है, बृहस्पति है, राहु केतु है, ये सब जो ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं जिनको टाइम लगता है ट्रांजिट होने में, 2.5 साल लगते हैं शनि को, बृहस्पति को 1 साल, राहु केतु को 1.5 साल। तो इनको जब टाइम लगता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इवेंट्स जो होते हैं उनको ट्रिगर करने में मदद करते हैं। तो आपकी जो लाइफ में इवेंट्स कुछ भी ट्रिगर होते हैं वो कहीं न कहीं इनके मूवमेंट की वजह से, इनके शिफ्ट की वजह से होता है, इनके डायनामिक ट्रांज़िट की वजह से होता है। तो शुरुआत करूँ मैं अप्रैल मंथ के लिए धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपका जो लग्न स्वामी है बृहस्पति, उसका ट्रांज़िट फ़िलहाल आपके मेष राशि एरीज़ साइन से हो रहा है। तो क्योंकि बृहस्पति का जो ट्रांज़िट है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये आपके लिए गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़, आपका लक राइज़, आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे थे, किसी भी मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री में, आपके अंदर विज़डम, नॉलेज को डेवलप करना, इच्छा होना कुछ नया सीखने की, कुछ नया अ, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने की, ये सारी चीज़ें इस टाइम में अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा है, उस हिसाब से भी, या फिर आपकी कुंडली में कुछ भी अगर प्लैनेट अगर उस राशि में बैठा है और उसके ऊपर से वो ट्रांजिट कर रहा है तो वो कुछ ट्रिगर भी कर सकता है, या जहाँ पे वो दृष्टि दे रहा है नवम भाव, 11वें भाव को और पहले भाव को, तो उन सब भावों में भी अगर कोई ग्रह है तो उनको भी वो ट्रिगर करेगा और वो चीज़ें उसी हिसाब से होंगी। इसीलिए मैंने बोला कि आप पिलग्रिमेज ट्रैवल कर सकते हो, हायर एजुकेशन, आपके जो रिलेशन है फादर और बॉसेस के साथ वो अच्छे होंगे। आप गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ के चांसेस बनते हैं, सोशल सर्कल बढ़ना, अ, बड़े भाई-बहनों के साथ अच्छा होगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपके अंदर खुद विज़डम नॉलेज, आप बहुत अच्छा अपीयर करोगे, अच्छा खाओगे इस टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा-सा वेट गेन के भी चांसेस होते हैं एंड कहीं न कहीं आप अपनी नॉलेज को, क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए भी सोच रहे थे, वो भी इस टाइम पे सोच सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपको मार्क करने के लिए कहीं, अगर आपकी महादशांतर या प्रत्यंतर बृहस्पति का चल रहा होगा तो, या फिर जहाँ पे वो ट्रांज़िट कर रहा है, अगर कोई ग्रह वहाँ पे बैठा है उस राशि में, मेष राशि में, या जहाँ पे वो दृष्टि दे रहा है वहाँ पे कोई बैठा है, तो चीज़ें ट्रिगर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। फिर इसी तरीके से आपको शनि को देखना है। शनि ग्रह कहाँ पे फिलहाल आपके ट्रांज़िट कर रहा है? ट्रांज़िट में शनि ग्रह आपके कुंभ राशि में तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में ऐसे जो ग्रह होते हैं जैसे राहु, केतु, मंगल, शनि, ये ग्रह जो होते हैं ये थोड़े-से अ, कठोर होते हैं। तो ये जो हाउस है, ये आपके लिए परिश्रम का, मेहनत का, प्रयास का घर है। तो जब आपका विल पावर और स्ट्रेंथ जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं, मंगल, राहु, केतु और शनि जैसे, वो आपको पुश करते हैं कि आप हार्ड वर्क करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो ऐसे लोगों का चांस सबसे, अगर कहीं पे भी थर्ड हाउस इस तरीके से अफ़्लिक्टेड है, तो मान के चलिए वो इंसान ज़िंदगी में बहुत मेहनत करने वाला है, बहुत प्रयास करने वाला है। दैट मीन्स उसका कोई पर्पज़ है लाइफ़ का। ये एक सबसे बड़ा ट्रिक है। कभी-कभार मैंने देखा है जिनका थर्ड हाउस बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट से भरा हुआ होता है, उनको चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। ईज़िली इन द सेंस, अगर सन भी बैठा है, तो वो भी हार्ड वर्किंग होते हैं। सन भी यहाँ पे बहुत अच्छा कमाल का काम करता है। लेकिन अगर थर्ड हाउस कहीं न कहीं ऐसे प्लैनेट से नहीं भरा है, जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो या उसको दृष्टि दे रहा हो, अच्छा प्लेसमेंट हो थर्ड हाउस का, बृहस्पति जैसा ग्रह हो, बुध जैसा ग्रह हो, तो ये या चंद्रमा जैसा हो, तो ये लोग को क्या होता है, चीज़ें बहुत ईज़िली मिलती, कम हार्ड वर्क में जल्दी मिल जाती है। तो कभी पर ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि हो सकता है वो मैक्सिमम टाइम उनको चीज़ें थ्रू एंसेस्टर्स, थ्रू आस-पास के लोगों के प्रयास से, उनके एफर्ट से चीज़ें मिल जाएँ। इसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए जब भी ट्रांज़िट में शनि जाता है थर्ड हाउस से, आपके तीसरे भाव से जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं आपको प्रयास करने के लिए, एफ़र्ट डालने के लिए, अपना विल पावर बढ़ाने के लिए, इसके लिए आपको प्रेरित करेगा, वो आपको पुश करेगा उस तरीके से हार्ड वर्क करें। कहीं न कहीं कुछ नया इनिशिएट करने के लिए भी पुश करेगा। और साथ में इस टाइम पे आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेशनशिप के लिए भी कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना, कुछ बढ़ना, अपने नेबर्स के साथ कुछ एक इंटरैक्शन रखना, एक अच्छा बॉन्ड बना के चलना सोसाइटी के साथ, तो वो भी चीज़ें दिखेंगी। इसी तरीके से जो कनेक्शन है आपके, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, चाइल्ड के साथ बात करें, या आपकी बेसिक एजुकेशन, क्रिएटिविटी की बात करें, नॉट बेसिक बट बेसिक इन द सेंस बैचलर्स वाली जो एजुकेशन होती है उसकी बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, रिलेशनशिप चाइल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है उसके साथ बात करें, वहाँ पे बृहस्पति विराजमान है। तो कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है।
ठीक है? जब भी शनि का ट्रांज़िट होता है, अगर किसी ग्रह के ऊपर से हो रहा है आपके चार्ट में तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये पर्सनली किसी एम्प्टी हाउस से हो रहा है वहाँ पे कुंभ राशि में, तो ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएँगी। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको आपका डायरेक्शन बता रहा है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि 2.5 साल ये यहाँ पे कुंभ राशि में है, तीसरे भाव में। ये आपको कुछ नया इनिशिएट करने के लिए कह रहा है, और किस डायरेक्शन में? 5th हाउस की चीज़ों की आप अपनी एज के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर वो आपकी चाइल्ड बर्थ के लिए बोल रहा है तो चाइल्ड, अगर आपकी चाइल्ड बर्थ की एजुकेशन के लिए बोल रहा है तो उस तरफ, या आपकी खुद की क्रिएटिविटी या खुद का ही नॉलेज को या मंत्र साधना को इनिशिएट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को इनिशिएट विल पावर लगाने के लिए बोल रहा है, रिलेशनशिप पे काम करने के लिए। चाहे वो नेबर्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे अपने फादर के साथ हो, चाहे चिल्ड्रन के साथ हो, या फिर आपके रिलेशनशिप, आपकी खासकर ये मंत्र साधना स्पिरिचुअलिटी के 2 हाउसेस को एंड इवन धर्म त्रिकोण को भी एक्टिवेट कर रहा है। क्योंकि पंचम भाव मंत्र साधना का है, नवम भाव धर्म का है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करता है, चैरिटी को, सेल्फलेस काम करना जीवन में, इस तरीके की चीज़ों को एक्टिवेट करता है। तो इसलिए जहाँ तक, अगर आप इस टाइम पे मंत्र साधना की तरफ कुछ नया एक्टिवेट करते हैं, अपने धर्म के लिए कुछ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप कुछ भी नया करने के लिए जा रहे हैं, इस टाइम पे हायर एजुकेशन के लिए जाना, फॉरेन कंट्रीज़ में, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं, और बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे इन 2.5 सालों में आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, लग्न राशि वालों के लिए। इसी तरीके से मैं मंगल की बात करूँ, मंगल अप्रैल में आपके पहले कुंभ राशि में रहेंगे 10 अप्रैल तक, शनि के साथ युति रहेगी, तो शनि के साथ तीसरे भाव में मंगल की युति बहुत अच्छी होती है। मंगल तीसरे भाव में, मैंने बोला, कहीं न कहीं आपका पराक्रम, आपका विल पावर, स्ट्रेंथ बढ़ाएँगे, बट रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा स्ट्रगल रहेगा, खासकर सिब्लिंग्स के साथ, ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा स्ट्रगल रहेगा। लेकिन सिर्फ़ 10 अप्रैल तक, उसके बाद ये मीन राशि में चौथे भाव में चले जाएँगे, जहाँ पे इनकी युति राहु के साथ होगी, और राहु के साथ युति जो होती है मंगल की, वो कहीं न कहीं अग्रेशन को बढ़ाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका अग्रेशन ना बढ़े, क्योंकि राहु एक्सप्लोजन है, मंगल एक एंगर है, चाहे वो डिफेंसिव वे में हो, चाहे वो एग्रेसिव वे में हो। उसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी आप देखेंगे, जितने मार्शल आर्ट लोग हैं, डांसर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब प्रैक्टिस करते हैं। तो मार्स, चाहे आप जिम में भी जाते हैं, अपनी बॉडी को बहुत बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं। जब आप एफ़र्ट करते हो, तो बार-बार प्रैक्टिस करने से ही, स्वेट करने से ही कहीं न कहीं कुछ रिज़ल्ट आता है। तो मंगल अच्छा काम करता है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इन सब एरियाज़ में नहीं हो, सपोज़ करो आप इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हो, या साइंस की या रिसर्च की फ़ील्ड में हो, जहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को बार-बार करना पड़ता है, वहाँ पे अगर काम करते हो तो ये युति आपके लिए बेहतर काम करेगी। लेकिन अगर आप ऐसी एरियाज़ से डिनोट कहीं से भी अगर रिलेट नहीं करते हो, तो ये आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। तो वो रिज़ल्ट कर सकता है लड़ाई झगड़े में। बट अच्छी बात ये है कि ये मंगल और राहु की युति बृहस्पति के घर में होगी, तो मंगल यहाँ पे कंफर्टेबल है, अपने मित्र की राशि में है, और बृहस्पति उनसे नेक्स्ट हाउस में ही है, तो कहीं न कहीं फिर भी एनर्जी काम डाउन रहेगी। आप हो सकता है उस एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी, अपने घर परिवार की चीज़ों के लिए भी कर सकते हो, कुछ नया एक्सेसरीज़ भी बाय कर सकते हो, कुछ नई प्रॉपर्टी भी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, रिलेशंस के लिए कुछ कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। फिर उसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध पहले मेष राशि में रहेंगे, वहाँ पे ये मार्गी हो जाएँगे 2 अप्रैल को, फिर मीन राशि में चले जाएँगे, और 9 अप्रैल को, और फिर वहाँ पे 25 अप्रैल को ये वक्री हो जाएँगे मेष राशि में 2 अप्रैल को, फिर ये मीन राशि में जाएँगे 9 अप्रैल को, और फिर 25 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएँगे। तो बुध का काम जो होता है, बुध आपकी 2 राशियाँ बुध की आपके एक सप्तम भाव में, एक दसम भाव में पड़ती है। अब बुध पहले आपके मेष राशि में होंगे, आपके पंचम भाव में, जो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये वक्री हो जाएँगे। तो वक्री का प्रभाव ये होता है, क्योंकि ये सप्तम और दसम घर की राशि है, तो जब भी बुध वक्री होता है, तो कहीं न कहीं चीज़ों को अलग तरीके से होता है। मतलब जैसे अगर दसम घर का है, करियर में, या फिर आपके बिज़नेस में, या आपके स्पाउस के साथ कोई रिलेशनशिप, पार्टनरशिप है, तो इन सब चीज़ों में हो सकता है अचानक से कोई एक नया चेंज आए। मतलब आपकी कम्युनिकेशन की वजह से कुछ हो सकता है, कुछ एक बदलाव हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है आपके रिलेशंस में, ठीक है? ख़ासकर जो चीज़ें आपके पार्टनरशिप, स्पाउस से रिलेटेड हो सकती हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप या करियर में हो सकती हैं, कुछ एक बदलाव आएगा, एंड वो बदलाव इसलिए होगा क्योंकि अचानक से अगर इसकी महादशांतर या प्रतिंतर हो, कि आपके कम्युनिकेशन में कुछ हुआ, या तो कम्युनिकेशन डिवाइस, या आपकी क्रिएटिविटी, जो आप फॉर्मल या इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है, ये सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ एक इफ़ेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको अ, कुछ चेंज दिखेगा अपने रिलेशनशिप में होता हुआ, या बदलाव हो सकता है आपके करियर में अचानक से। इसी तरीके से
जब ये मीन राशि में जाएँगे बुध जब 9 अप्रैल को मीन राशि में जाएँगे, तो ये कहीं न कहीं नीच के हो जाएँगे चौथे भाव में बैठ के। तो नीच का जब बुध होता है, वो भी वक्री होता है, तो ये एक अलग तरीके से काम करने वाला ग्रह बन जाता है। तो ये एक एनालिटिकल ग्रह है, लेकिन ख़ासकर साइंटिस्ट क्रिएटिव काम करने वाले लोग, इंट्यूशन से काम करने वाले लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, ये वाला बुध जो नीच का होता है, वक्री होता है। दे हैव गॉट अ वेरी स्पेशल माइंड, जहाँ पे उनके जो थॉट्स होते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जो किसी को नहीं समझ में आता है व्हाट इट इज़ एग्ज़ैक्टली। जैसे रामानुजन का केस वी नो, ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनका केस सबको पता है कि उनको देवी दिखती थी एंड ही इन हिज़ ड्रीम्स एंड वो सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस उनको बताती थी। वो एक एनालिसिस है इसी तरीके का। इसी तरीके से आइंस्टीन की भी कुंडली में कहीं न कहीं इस तरीके का डिफेक्ट दिखता है बुध में। तो बुध जब भी डिफेक्ट होता है, कुछ भी एक तरीके का नीच होता है, वक्री होता है, तो ऐसे लोगों का माइंड उनको कभी भी या तो ये बहुत बड़े ग्रेट रिसर्चर साइंटिस्ट बन जाते हैं, या फिर ये एक मैड पर्सन बन जाते हैं, पागल इंसान। 2 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बुध है वो भी एक मून, मतलब आपके चंद्रमा की ही तरीके माइंड को कंट्रोल करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये 25 अप्रैल को वापस से मार्गी हो जाएँगे मीन राशि में, तो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। आप मंत्र साधना का भी तरीका अपना सकते हैं। अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो बुध को सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका है मंत्र साधना करके। मंत्र साधना करिए कोई भी, तो जो भी आपको इंट्यूशन होगा वो एक पॉजिटिव फॉर्म में पहले से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। या फिर कुछ अगर कम्युनिकेशन में भी गैप आता है किसी भी तरीके का, या राहु के साथ जब इसकी युति होगी मीन राशि में, तो आपके गैजेट्स जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं उनमें डिफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप मंत्र साधना का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका माइंड जो है, कंसंट्रेशन जो है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंट्रोल होगा। सूर्य की बात करें, सूर्य पहले मेष राशि में जाएँगे 13 अप्रैल को, उससे पहले ये मीन राशि में रहेंगे चौथे भाव में, लेकिन जब ये मेष राशि में जाएँगे 13 अप्रैल को, तो इनकी युति बृहस्पति के साथ होगी। तो 13 अप्रैल से पहले तक इनकी राहु के साथ युति होगी, तो कहीं न कहीं एक एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे मैंने बोला। मंगल भी वहाँ पे होगा। तो मंगल और सूर्य की युति इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि दे आर समवेयर लाइक सूर्य एग्ज़ाल्टेड होते हैं, उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में, तो कहीं न कहीं ये कॉर्डियल रिलेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं सूर्य की राहु के साथ युति की, या मंगल की राहु के साथ युति की, तो ये जो है ये एक्सप्लोजन, स्पेशली मैं टाइम पीरियड आपको दे देती हूँ, 11, 12, 13 अप्रैल, 10, 11, 12, 13 अप्रैल, इस टाइम में कुछ ना कुछ आपके घर के एनवायरनमेंट में, होम एनवायरनमेंट में, आपकी हैप्पीनेस में एक्सप्लोजन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ईगो क्लैशेज़ या फाइट्स। बहुत ही बड़ी फाइट भी हो सकती है विथ सम सीनियर पर्सन, आपके फादर जैसा भी हो सकता है या ब्रदर जैसा भी। ब्रदर लाइक अ फादर लाइक इमेज, और अ बॉस, और अ फादर समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद जब ये बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होगी, तो वो बेहतर होगी आपके लिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। उसके बाद शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र मीन राशि में उच्च के रहेंगे, और फिर जब तक कि मैं शुक्र की बात करूं, तो शुक्र का ये जो उच्च वाला प्रभाव है मीन राशि में, ये कहीं न कहीं इसकी युति क्योंकि राहु के साथ रहेगी, तो ये भी एक तरीके का एक्सप्लोजन रहेगा। यहाँ पे भी आपको एक रिज़ल्ट कंजंक्शन का ये भी मिलेगा कि शुक्र, मंगल, सूर्य, राहु, ये तीनों रहेंगे। शुक्र उच्च के रहेंगे वहाँ पे, राहु के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन शुक्र का कॉम्बिनेशन मंगल और सूर्य के साथ कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली आपको सारे घर में एक एक्सेसरीज़ और आपको कम्फ़र्ट सब मिल रहे हैं सब तरीके के। आप अपने लिए कम्फ़र्ट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कम्फ़र्ट में देयर इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब एक तरीके का क्लैश है, वहाँ पे ईगो क्लैश है, वहाँ पे फ़ाइट है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कि मतलब कम्फ़र्ट के साथ-साथ भी वहाँ पे डिसहार्मनी होगी। डिसहार्मनी इस तरीके से कि कुछ छोटी-मोटी बातों पे हो सकता है उन 4 दिनों में जो मैंने इंडिकेट किए, 10, 11, 12, 13, वहाँ पे कोई एक फ़ाइट या ईगो क्लैश हो जाए, एंड दैट फ़ाइट एक फ़िज़िकल फ़ाइट भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राहु केतु की बात करें, राहु केतु को मैंने फिर से बोला, राहु आपके चौथे भाव में है, केतु आपके 10वें भाव में है, तो राहु जब चौथे भाव में है, तो ये जब भी ट्रांज़िट करते हैं, ये उस एरिया को, उस हाउस की चीज़ों को, उस घरों को कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। तो चौथे भाव में आपके राहु का ट्रांज़िट
ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ रहा है आपके घर के एनवायरनमेंट में। केतु आपके 10th भाव में रह के आपके करियर में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो दोनों ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ रहे हैं आपके घर के एनवायरनमेंट में और आपके करियर के एनवायरनमेंट में। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी कि कुछ लोगों ने अपना करियर छोड़ दिया होगा, नए करियर की तरफ टर्न किया होगा, इसी वजह से उनका घर भी चेंज हुआ होगा या फिर अपने घर का एनवायरनमेंट भी चेंज किया होगा। तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस धनु लग्न राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए अप्रैल का। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मेरे फॉर्म्स गिवन है, अवेलेबल हैं। सर्विसेज़, प्रोडक्ट्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाएगा वेयर यू कैन टेक कंसल्टेशन एंड बाय ऑल द सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स। फिर उसके अलावा भी अगर आपको कोर्सेज़ जॉइन करने हैं, यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम द बेसिक लेवल, तो जो जिस तरीके से जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट द कर्माज़ ऑफ पीपल बिकॉज़ कर्माज़ कहीं न कहीं आपको कनेक्ट करते हैं आपके रियल वर्ल्ड से कि आप किस लिए आए हो, व्हाट यू हैव टू एग्ज़ैक्टली डू रादर दैन आप दूसरों को देख के आप अपने डिलेमा में जियो कि मुझे भी ये चाहिए, वही मेरा डिज़ायर है। आपको अपने कर्मास के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो आपका कर्म है एंड इट कैन बी वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड आपके खुद के बर्थ चार्ट से। सो आई बिलीव इन आपको अपने कर्मा की तरफ काम करना चाहिए रादर दैन आप किसी भी दूसरे इंसान को देख के आप अपने लाइफ का पाथ डिसाइड करो। तो उस डिलेमा में रहने से की बजाय आप अपने कर्मास की तरफ काम करोगे तो इट्स वे गुड। सो इसीलिए आई बिलीव बर्थ चार्ट को अच्छे से कंसल्टेशन लेना एंड सही डायरेक्शन में जाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू